अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये ब्रेस्ट अवेयरनेस का मंथ था। इससे पहले कि ये ख़त्म हो, मैं कुछ आगाही आपको देना चाहती हूँ। आई नो आप लोग और काफ़ी वेल अवेयर हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारी निगाह से बच जाती हैं, और या हम उसको जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जब डायग्नोस होता है वेरी अर्ली स्टेज, और वेरी अर्ली स्टेज कौन सी होती है? वो स्टेज ये होती है कि जब वो एक्सपर्ट जो है डायग्नोस करते हैं इमेजिंग टेक्निक से, और इमेजिंग टेक्निक जो है वो कार्सिनोमा इन साइटो द सेल्स के अंदर जो होता है वो कार्सिनोमेटस चेंजेस होती हैं। उसमें ये होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आप जो है उसमें थोड़ी चेंजेस आती हैं, आपके सेल में चेंजेस जो आती हैं उसकी वजह से वो सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने लगते हैं रैपिडली। और लेकिन उससे पहले कि उनकी रैपिड डिवीज़न शुरू हो और वो सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड करें और फैले, जब उसके अंदर बिल्कुल अर्लीस्ट चेंजेस आती हैं वो आपको इमेजिंग टेक्निक से मालूम हो जाती हैं। और इमेजिंग टेक्निक बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी डायग्नोसिस के लिए, हमारी प्रोग्नोसिस के लिए, हमारी सेहत के लिए, क्योंकि जब उस वक़्त हम उसको डायग्नोस करते हैं तो हम सिंपली उसको लम्पेक्टमी, दैट मीन्स कि हम वो जो टिश्यू है जहाँ पे वो चेंजेस आई हैं और उसके आसपास जो थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू है वो डॉक्टर्स निकाल देते हैं, और उसके बाद जो है आपको कुछ दवाइयों पे रख देते हैं जो कोई साइड इफ़ेक्ट रेयरली ही देती हैं, और आपकी कैंसर को दोबारा पैदा होने के लिए मुफीद हैं कि वो पैदा होने से बचाती हैं। उस वक़्त आपको न कीमोथेरेपी मिलती है, न रेडियोथेरेपी मिलती है, और वो किसी जिस्म के और हिस्सों में नहीं फैल चुका होता, और इस तरह आप जो है बहुत इस अर्ली ट्रीटमेंट से जो है मुस्तफ़ीज़ होकर आप सेहतमंद रहते हैं। तो लेकिन जब वो सेल्स की जो है वो डिवीज़न शुरू होती है, रैपिड डिवीज़न शुरू होती है, तो और वो सराउंडिंग टिश्यू, दैट मीन्स कि वो जो वो जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्वेड करते हैं, और ब्रेस्ट के सराउंडिंग उस जगह से जो सेल्स होते हैं उससे ब्रेस्ट के दूसरे हिस्सों में भी जाने लगते हैं, और अगर ज़्यादा फैले तो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी खून या लिम्फ के ज़रिए फैलते हैं। उस स्टेज में जो है आपकी स्टेजिंग जो है बढ़ भी जाती है, और ट्रीटमेंट भी आपका ज़्यादा उनको सीवियर देना पड़ता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और आपके सर्वाइवल के चांसेस भी अफेक्ट होते हैं, और आप इन ट्रीटमेंट से भी अफेक्ट होते हैं। तो आप जो है इस चीज़ को जो है ना, प्लीज़ अमेरिका में और दुनिया में जिस भी हिस्से में आप हैं, आप इस चीज़ को आप अवेल करें और अपने आप को बचाएं उसके ख़तरनाक नताइज से कि जब वो फैले और आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुँचे, और आपको बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट लेना पड़े, और आपकी सर्वाइवल पे भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो इसके साथ मैं एक और आप लोगों को कहना चाहूँगी, और वो ये है कि प्लीज़ आप ये मैसेज जो है अपने फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में भी, अपने नेबर्स में भी में भी फैलाएं, और उनसे मतलब दोस्ताना तरीके से आप उनसे पूछें कि क्या वो इस चीज़ पे अमल करते हैं। नॉर्मली जिनको कोई हिस्ट्री नहीं होती और पहले कोई इशू नहीं होता, तो उनको 40 इयर्स की एज में डॉक्टर जो है पहली दफ़ा मैमोग्राम करते हैं। और लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो और अगर आपको पहले हुआ हो, तब तो स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है, और एक्सपर्ट जो है ना डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी इमेजिंग टेक्निक, जैसे आपको एमआरआई कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको बायोप्सी भी करवानी है, और आपको
جو ہے ہاؤ آفن، کتنی جلدی آپ کو جو ہے نا امیجنگ ٹیکنیک ہے، آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس اب جا کر کے آپ کے تمام جو ہے یہ دوبارہ آپ کو یہ ساری پروسیجرز کروانے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ سیگمنٹ آپ کو مفید لگا ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم میں مور ایڈوائز اور ایڈوائزز کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔